जातीय जनगणना पर फिर बिहार में हुई आवाज तेज। तेजस्वी यादव ने सरकार से की मांग, मौजूदा सत्र में जातीय जनगणना पर हो चर्चा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक के बीच खत्म हुई विवाद। विधानसभा अध्यक्ष के फटकार के बाद दोनों विधायकों में बनी बात। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की लापरवाही से गई 26 लोगों की आंखों की रोशनी के मामले ने पकड़ा तूल। अस्पताल पहुंचकर पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। थानेदार जीवी शुक्ला के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। एक शख्स को हिरासत में लेकर थानेदार से भी की गई पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और चलिए सबसे पहले चलते हैं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जातीय जनगणना की याद दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और ऐसे में नीतीश सरकार को पहल करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो राज्य अपने खर्च पर इसे कराएगा। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्च पर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे दो प्रस्ताव थे। एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहां तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाय इलेक्शन होने वाला है तारापुर में कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जातीय जनगणना कराने से। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे, तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी। और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी को अपशब्द कहा था, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें फटकार लगाई और सख्त हिदायत दी है कि आगे से इन चीजों का ध्यान रखें और सदन की गरिमा बनाए रखें। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ
और 100% प्रश्नों का जवाब आया और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ इस बार, हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। और विधानसभा अध्यक्ष की फटकार के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच विवाद आखिरकार खत्म हुआ, जिसके बाद बुधवार को सत्र के दौरान इसकी बानगी भी देखने को मिली। दोनों ही नेताओं ने सत्र के पहले मीडिया के सामने गले मिलकर अपने विवाद को खत्म किया। अरे यार बात चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो आनंद भैया ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा हम लोग को तो अरे हाथ मिलाइए, हाथ मिल रहे, हाथ क्या मिल रहे? अरे हाथ मिलाइए उपदेशक बचल जी थोड़ा सा सर। अरे भाई अरे यार ऐसा व्यवहार करे जो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग अरे यार और अब बात करेंगे लापरवाही की। एक ऐसी लापरवाही जिससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जी हां, बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में करीब 26 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का जो मामला है वो तुल पकड़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में हुए इस मामले के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अब इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि मामला क्या है। मामला है मुजफ्फरपुर का, जहां एक आंख के अस्पताल में एक दिन में करीब 65 लोगों की आंख का इलाज किया जाता है, आंख का ऑपरेशन किया जाता है और जिनका जिनका भी ऑपरेशन हुआ रहता है सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। ऐसे में जब मामला सामने आया, जब मामले की जांच की गई तो यह पता चला कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है वो पहला ऑपरेशन था उसका, और ऐसे में यह मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। बता दें कि पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अस्पताल में पहुंचे और पीड़ित को उन्होंने 5,000 रुपए भी दिए और इस दौरान बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। तो सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, ऐसा कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। ये बेहद संगीन और बेहद गंभीर मामला है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक साथ करीब 26 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और ऐसे में जब जांच किया गया तो ये पता चला कि जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है वो दरअसल उसका पहला ऑपरेशन था। उसने पहली बार ऑपरेशन किया और एक साथ 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले जो डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर जो कि आंखों के डॉक्टर थे, उस अस्पताल में काम करते थे, उन्होंने 2 महीने पहले से ही सेवा देनी बंद की थी और इसके बाद ये डॉक्टर साहब आए थे और उनके कारनामे से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जिसका जिसका ऑपरेशन हुआ उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और इस पूरे मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद जायजा लिया स्थिति का, पीड़ितों से बातचीत की और सीबीआई जांच की मांग की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मुजफ्फरपुर अपने सहयोगी रुपेश का। रुपेश, पप्पू यादव वहां पहुंचे, क्या कुछ हुआ? पप्पू यादव ने पीड़ितों से बातचीत भी की है, क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है आरोपी डॉक्टर पर?
जी बिल्कुल, पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की भी मांग की है और ये एक तरह की लापरवाही भी है, क्योंकि एक दिन में सिविल लगा के 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि अब तक लगभग 7 लोगों के आंख निकाल लिए गए। वही पप्पू यादव इसको लेकर सरकार से भी बार बार निशाना साधे। जी बिल्कुल रुपेश, एक और बड़ी बात सामने आ रही है और वो बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर ने इलाज किया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो दरअसल उसका पहला ऑपरेशन था और एक साथ उसने 65 लोगों का इलाज कर दिया। बिल्कुल पूरी लापरवाही है, क्योंकि जो डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते, बावजूद इसके एक में जबकि शायद 30 लोगों का ही ऑपरेशन होता है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार ही 65 लोगों का ऑपरेशन कर डाला, जिस वजह से ऐसी घटना आई। हालांकि अभी जांच अभी और की जा रही है, इसको लेकर सीएस ने भी जांच के आदेश दिए, टीम गठित हुआ, टीम ने जांच किया। जांच के उपरांत इस तरह का मामला सामने आया कि एक डॉक्टर ही जो है लगभग 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने भी टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे, उसका क्या कुछ हुआ? रुपेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी। रुपेश, सिविल सर्जन ने भी जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया था, उस टीम का क्या कुछ हुआ? क्या जांच की जा रही है? हाँ, वो टीम कल ही मामले का जो है, इस तरह के मामले का कल उजागर हुआ, जिसके बाद मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जांच की गई। उसके बाद ऑपरेशन पे तत्काल रोक लगा दिया गया है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में तत्काल रोक लगा दिया गया है। 2 तस्वीरें देखिए किस तरह से एक ही दिन इलाज होता है मोतियाबिंद के मरीजों का और एक ही दिन में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। गंभीर मामला है और इस पर अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव ने जो मांग की है सीबीआई जांच की, क्या सरकार या क्या स्वास्थ्य विभाग इस पे एक्शन लेता है? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो पाती है या नहीं? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रुपेश। ये लगभग फर्जी नर्सिंग होम, अब फर्जी डॉक्टर। अरे हो गए, मैं उतना काहे लगी ला रहा था, ऊपर जाके देख ले। ये पुर्जा लेके आए। लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई एनजीओ या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व। कोरोना काल में भी यही हुआ, मेरी लड़ाई इसीलिए हुई। अरे हो गए, न ला उतना काहे लगी ला रहा था, ऊपर जाके देख ले। बुखार, डेंगू या पुर्जा लेके आए हैं और की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे सबने मनमानी करके लूटा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको वैशाली से बता रहे हैं। वैशाली में थानेदार सीबी शुक्ला के सरकारी आवास पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की टीम ने रेड मारा है। थानाध्यक्ष के कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। वैशाली के लालगंज के थानेदार हैं सीबी ठाकुर। पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 30 नवंबर को उन पर मामला दर्ज हुआ था और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि शराब तस्करों से मिली भगत होने के भी शक है उन पर। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष सीपी शुक्ला से बंद कमरे में भी पूछताछ की गई है। उनके चालक को हिरासत में लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में 30 नवंबर को उन पर मामला दर्ज हुआ था। शराब तस्करों के साथ मिली भगत का भी आरोप है थानाध्यक्ष पर। तो संयुक्त छापेमारी की गई है। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने और एसटीएफ की टीम ने किया है रेड और अन्य कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी अभी चल रही है। करीब 8 बजे सुबह से यह छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई है और लगातार थानेदार सीपी शुक्ला के सरकारी आवास पर छापेमारी जारी है। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं वैशाली अपने संवाददाता अनिल का। अनिल, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? सुबह 8 बजे से छापेमारी चल रही है थानेदार के कई ठिकानों पर।
देखिए, बिल्कुल बिहार में जब से शराबबंदी सख्ती से लागू किया गया है जी और उसके बाद जो ये सरकार के जो आदेश है कि अधिकारियों के खिलाफ जो शराबबंदी कानून में या शराब माफियों के विरुद्ध या उनके समर्थन में या बालू माफिया से जो मिली भगत है, इसके आधार पर लगातार अभी अधिकारियों या पुलिस कर्मी हो या कोई बड़ी अधिकारी उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आर्थिक इकाई की टीम है, उनको वैशाली जिले के लालगंज थाना लालगंज के थानाध्यक्ष सीवी शुक्ला के खिलाफ 30 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया था। और जिसके बाद से आज सुबह से 8 बजे से लालगंज थाना जो है उनके आवास, सरकारी आवास, और जानकारी यही मिले कि उनके जो निजी आवास है वहाँ पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और फिलहाल उन पे कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। अनिल, ये खबरें सामने आ रही हैं कि 30 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आय से अधिक संपत्ति का और शराब तस्करों के साथ मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। इस तरह की जो शराब कारोबारी है माफिया, उनके मिली भगत और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया था। और जैसा कि छापेमारी के दौरान एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की भी हिरासत में लिया गया है। लगातार जो जानकारी मिल रही है कि ये सीवी शुक्ला है लालगंज थानाध्यक्ष, उनको जो टीम है अपराधी है कि वो अपने समक्ष बैठा करके कमरे उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अधिकारी से जब बात करने की कोशिश किया गया, पूछा गया तो कोई जानकारी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनिल। तो फिर से आर्थिक अपराध इकाई के हत्थे चढ़ा एक पुलिस अधिकारी। थानेदार के कई ठिकानों पर लगातार विजिलेंस यूनिट और एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि 9वें चरण के मतदान के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में समस्तीपुर की बात करेंगे, जहां समस्तीपुर में मतगणना के दौरान लाठीचार्ज हुआ है। मतगणना केंद्रों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस भीड़ को काबू में करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। 9वें चरण का मतगणना महिला आरटीआई कॉलेज मोरदीवा में इस वक्त जारी है। लगातार जो प्रत्याशी व समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुँच रही है। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर और कल्याणपुर के अंदर 47 पंचायत के अंदर 1307 पदों के लिए 5293 प्रत्याशी मैदान में है। लगातार जो है प्रत्याशी व समर्थकों की जो भीड़ है वो इस वक्त महिला आरटीआई कॉलेज मोरदीवा में है। और जहां आप देख सकते हैं जो खुला जगह हुआ करता था, उस जगह पे जिस तरह की भीड़ है, ये बहुत एक अलग ही भीड़ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और पुलिस भी लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद जो समर्थक है, जो प्रत्याशी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब देखिए, अब जो है पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज करने का जो लोग है वो अफरा तफरी मची हुई है और लोग जो है जो अपने जगहों को छोड़कर जो है भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं तस्वीर आ रही कि लगातार पुलिस के समझाने के बावजूद जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, जो समर्थक है, वो भारी संख्या में काउंटिंग हॉल के बाहर डटे हुए हैं। और लगातार पुलिस समझाने के बावजूद जब इस तरह की मान नहीं रहे तो उस पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तो समस्तीपुर के अंदर 2 प्रखंड वारिसनगर और कल्याणपुर, जहां की जो मतगणना है महिला आरटीआई कॉलेज मोरदीवा में जारी है और काफी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ नजर आ रही है काउंटिंग हॉल के बाहर। डीटीवी भारत के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। और रुक करते हैं बक्सर का। बक्सर के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सासाराम स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया कि फांसी लगा के उनका डेथ हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ये समझ जो कार्रवाई होगा फिर सब किया जाए। कृष्णा नगर कॉलोनी का रहने वाले हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं बिहार विधानसभा की कार्यवाही का, जहां सदन में कार्यवाही जारी है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय मंत्री श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द इस एवं शब्द के बीच में शब्द समूह 15 दिन के अंततः स्थापित किया जाए। महोदय, यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि वर्तमान समय में राज्य के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। महोदय, सभी जनप्रतिनिधि महसूस करते हैं, अतः सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता की आवाज को सुनते हुए तय समय सीमा 15 दिन के अंततः स्थापित किया जाए महोदय, और जिसके लिए सीओ को भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए कि समय सीमा का ख्याल रखें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतर स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना संशोधन मूव करेंगे? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द से एवं शब्द अभिलिखित के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द से एवं शब्द अभिलिखित के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? हाँ, मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह गलत जांच रिपोर्ट पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि अंचल स्तर पर भूधारियों का दोहन किया जा रहा है। सरकार तकनीक के माध्यम से चाहे जितना प्रयास कर ले, कर्मचारी और अंचलाधिकारी के स्तर पर लोगों को कर्मचारी या अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए विवश किया जाता है। संपर्क नहीं करने की स्थिति में उनके दस्तावेज में जबरन कमी खोजकर साजिशन उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गलत जांच रिपोर्ट पर यदि कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो कोई दुस्साहस नहीं करेगा भूधारियों के दोहन का। इसे सरकार स्वीकार कर ले। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह गलत जांच रिपोर्ट पाए जाने पर राजस्व कर्मचारी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 6 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? जी अध्यक्ष। माननीय सदस्य महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मद ख की दूसरी पंक्ति के शब्द में एवं तीसरी पंक्ति के शब्द
निपटारा के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि किसी भी कार्रवाई की कोई अधिकतम सीमा निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिए। 15 दिनों की सीमा निर्धारित करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मध्य ख की दूसरी पंक्ति के शब्द में एवं तीसरी पंक्ति के शब्द निपटारा के बीच शब्द समूह 15 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मध्य ग की 5वीं पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द किया के बीच शब्द समूह 10 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया का संपादन अंचलाधिकारी द्वारा किया जाना है, लेकिन विधेयक में इसके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे रैयत के भयोत्पादन की संभावना है। समय सीमा के निर्धारण नहीं रहने के कारण वे बार बार राजस्व कर्मचारी के यहाँ एवं अंचल कार्यालय में जाकर चक्कर लगाएंगे, अंतः विवश होकर चढ़ावा चढ़ाने के लिए विवश होंगे। जैसे अभी ऑनलाइन जमाबंदी करने के लिए अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी ड्यूटी बॉन्ड है, परंतु प्रत्येक दस्तावेज पर अभी भी 5 से 10 हजार का चढ़ावा अनिवार्य है। अतः समय सीमा का निर्धारण करने से मेरी मंशा है कि कम से कम शुद्धिकरण होगा, कमियां आएंगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी और हम समझते हैं कि ये सारे सदन का है, सारे क्षेत्र का है, इसे स्वीकार करें। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 में प्रस्तावित संशोधन के मध्य गो की 5वीं पंक्ति के शब्द द्वारा एवं शब्द किया के बीच शब्द समूह 10 दिनों के अंदर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो